अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली के, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पंजाब के साथ हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। नमस्कार सबको, नमस्कार। केजरीवाल जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि हमने वो बड़े ड्रामेटिक विजुअल्स देखे जो आपने दिल्ली के असेंबली के अंदर जब आपने ये कानून फाड़ दिए। ऐसी क्या प्रोवोकेशन आपको महसूस हुई जिसके चलते आपको ये लगा कि मेरे को ये कानून बिल्कुल फाड़ देने चाहिए? आपको, क्योंकि आपने कानूनों का स्टडी की होगी, आपने उनको ध्यान से देखा होगा, तो आपको ऐसा क्या लगा जो आपने कानून फाड़ दिए? ज्योति जी, सबसे पहले आज आपके चैनल के जरिए मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से, इस देश के सारे किसानों की तरफ से अपील करना चाहता हूं, और केवल किसान नहीं, जनता की तरफ से अपील करना चाहता हूं। ये जो दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, ये हमारे लोग हैं, ये इस देश के लोग हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने माता पिता, हमारे अपने लोग हैं। ये आज दिल्ली के अंदर 2 डिग्री 3 डिग्री के तापमान के अंदर खुली सड़क पे आसमान के नीचे रात को सोना इम्पॉसिबल है। आप सोचेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। तो ये लोग कोई किसी के बहकावे में आके या ऐसे नहीं बैठे, ये इतने दिनों से जो बैठे हैं और इतनी एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इनकी बातें जायज है। मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि प्लीज 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 अपनी जिद छोड़िए, इन कानूनों को वापस लीजिए, अपने देश के किसानों की इस पुकार को सुनिए और इनका संघर्ष अब खत्म कराइए और इनकी सारी मांगे मान के इन तीनों कानूनों को वापस लीजिए। जहां तक आपने कहा कि असेंबली में कानून ये क्यों फाड़े, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश का कौन आदमी आज जो गुस्से में नहीं है? इस देश का कौन व्यक्ति है जो ये तस्वीरें, अभी अभी मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि कल या परसों में एक और किसान की शहादत हो गई है वहां पे बॉर्डर पे, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ। 40 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। तो आज तक इस देश के किसानों ने 70 साल में केवल और केवल धोखा ही बर्दाश्त किया है। सभी पार्टियों ने अभी तक किसानों को केवल धोखा दिया। पार्टियां आती थी, कहती थी लोन माफ करेंगे, किसी ने लोन माफ नहीं किया। पार्टियां आती थी, कहती थी नौकरियां देंगे, किसी ने नौकरियां नहीं दी। अब किसान के पास एक जमीन बची है, खेती बची है, वो भी उठा के अगर आप पूंजीपतियों को दे देंगे तो किसान कहां जाएगा? वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा? किसी को तो उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अरविंद जी, आपने इसमें कई सारी बातें अपनी बोली अभी, लेकिन मैं वापस इसी चीज के ऊपर आऊंगा कि अगर हम ये कह रहे हैं कि आपने कानून फाड़ दिए क्योंकि आपको लगा कि जो कुछ भी कानूनों में है वो गलत है और ये कानून वापस होने चाहिए, बिल्कुल जग जाहिर है, सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से किसान वहां पर जिस हजारों की तादाद में वहां पर बैठे हुए हैं, ठंड में वहां पर बैठे हुए हैं, जैसा आपने बताया, कई वहां पर किसान गुजर भी गए, जिस तरीके के वहां पर हालात बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बातें चल रही हैं, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पे अभी बातें नहीं पहुंची हैं। लेकिन सवाल यहीं पर आता है कि अगर हम ये कहें कि ये जो कानून है ये गलत है, आपने इन कानूनों को फाड़ा भी, उसके ऊपर एक विवाद भी छिड़ा जिसमें लोगों ने आपसे यह प्रश्न उठाया कि अगर आपको ये कानून बाद में फाड़ने पड़े तो दिल्ली सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी जो शुरू में आपने इनको लागू किया, आपने नोटिफाई किया, आपने एक कानून को लागू किया, आपने कहा 2 को हम स्टडी कर रहे हैं। जिस एक कानून को आपने लागू किया उसके चलते काफी आपको क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा, क्योंकि लोगों ने कहा कि आपने कानून ये लागू किया, बीजेपी ने यहां तक कहा कि आप गिरगिट हैं, आप रंग बदल रहे हैं, आपने कुछ कहा करा कुछ। जो पहला कानून लागू हुआ था, आपको क्यों उसको नोटिफाई करना पड़ा? आपने क्यों उसको नोटिफाई किया? अगर आप वो एक्सप्लेन कर पाए। ये केवल राजनीति हो रही है, उस नोटिफिकेशन का इन कानूनों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब सरकार ने इन तीनों कानूनों को नोटिफाई कर दिया? नहीं किया। तो इसका मतलब पंजाब में तो ये तीनों कानून लागू नहीं हुए। तो अगर लागू नहीं हुए तो पंजाब के किसान यहां आके क्यों बैठे हैं? तो इसका मतलब तीनों कानून पंजाब में लागू हो गए बिना नोटिफिकेशन के। केंद्र सरकार के कानून है भाई, केंद्र सरकार के कानूनों को किसी भी स्टेट को लागू नहीं कर सकती, कोई स्टेट ना लागू कर सकती ना रोक सकती। ये किसी राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के मोहताज नहीं है। जिस दिन केंद्र सरकार ने संसद में कानून पास किए उस दिन ये पूरे देश में लागू हो गए। तो वो जिस नोटिफिकेशन को इस्तेमाल करके बीजेपी कांग्रेस वाले अनाप शनाप इल्जाम लगा रहे हैं, वो सब गलत है, राजनीति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। आपने ये बोला कि ये केंद्रीय कानून है, ये लागू हो चुके जैसे ही ये नोटिफाई हुए।
इसी अगर हम कंक्लूजन को आगे लेकर जाएं, आपका यह कहना है कि आज की डेट में क्योंकि ये सेंट्रल कानून है, ये पंजाब में भी इस वक्त लागू है, जब तक कि ये वापस नहीं लिए जाते, इस वक्त ये पंजाब में लागू है, इस वक्त ये राजस्थान में लागू है, इस वक्त ये हरियाणा में लागू है, इस वक्त ये पूरे भारत में लागू है। आप ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी क्योंकि ये सेंट्रल कानून है, ये तो लागू होंगे ही होंगे, तो आपने जो नोटिफिकेशन वहां पर जारी हुई वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, नोटिफिकेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी जरूरत क्या थी उस नोटिफिकेशन की? वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, क्या वो पंजाब ने भी नोटिफाई किया होगा? नहीं, उस नोटिफिकेशन का इन कानूनों से वो कोई और नोटिफिकेशन है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी एक नोटिफिकेशन को पकड़ के इन लोगों ने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, केवल और केवल राजनीति हो रही है। ज्योति जी, मेरा यह कहना है कि यह समय राजनीति करने का नहीं है, यह समय सारी पार्टियों को साथ आके किसानों के साथ खड़े होने का है। मैं पब्लिक डिबेट्स में भी देखता हूं, टीवी डिबेट्स के अंदर भी देखता हूं कि किस तरह से ये पार्टीबाजी के अंदर उलझाने की कोशिश की जा रही है। सारी पार्टियों से, सारे देश के लोगों से मैं अपील करता हूं, इस समय किसानों के साथ खड़े होके, जो किसानों को 70 साल से धोखा हुआ, इतना बड़ा किसान आंदोलन जो आज चल रहा है, मैंने तो अपनी जिंदगी में और इतिहास में भी नहीं पढ़ा कि इतना बड़ा 70 साल की आजादी में किसान आंदोलन हुआ है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितने किसानों के मुद्दे थे जो 70 साल में उभरे, वो इस किसान आंदोलन से समाधान निकलेगा उनका। अरविंद केजरीवाल जी, आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका जो बैकग्राउंड है, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं, आप लॉजिकल हैं, आप एनालिटिकल हैं, उसके बाद आप गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिशियल रहे, आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद आज आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं दिल्ली के, आप चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। तो आपका जो एनालिसिस है, अगर आप इसको बड़े लॉजिकली एनालाइज करें, तो इन कानूनों में आपको सबसे बड़ी खामियां क्या नजर आती हैं? क्योंकि बीजेपी ने पॉइंट बाय पॉइंट, नरेंद्र तोमर जो खेती मंत्री है, उन्होंने एक एक पॉइंट उठाया कि अगर आपको यहां पर प्रॉब्लम है तो हम बता रहे हैं आपको कि इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है और कैसे हम इसको ठीक करेंगे। अगर दूसरा पॉइंट है, मैं वो पॉइंट्स भी आपको बता सकता हूं। तो अगर ये पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो गलत है, जो हमने किया वो ठीक है, आपका एनालिसिस क्या बताता है? क्योंकि आपको भी परख है कि ये किस तरीके के कानून है, क्या आपको इनमें खामियां नजर आ रही हैं? मैं आपसे उल्टा पूछता हूं। मैंने इस समय सारे मंत्रियों के, सारे भाजपा के नेताओं के भाषण सुने हैं। केंद्र सरकार ने और बीजेपी ने अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को उतारा हुआ है ये समझाने के लिए कि इस कानून से क्या फायदे हैं। उनके सबके मैंने भाषण सुने। उनके भाषणों में क्या क्या होता है? सबसे पहला कहते हैं आपकी जमीन नहीं जाएगी। तो अभी तो जमीन है हमारी, ये कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। वो कह रहे हैं भाई नुकसान नहीं होगा। दूसरा कहते हैं मंडी खत्म नहीं होगी। तो मंडी तो है अभी, ये कोई फायदा तो नहीं हुआ ना। तीसरा कहते हैं कि ये नहीं होगा, कुछ और एक दो चीजें और कहते हैं कि मंडी नहीं जाएगी, जमीन नहीं जाएगी, एमएसपी नहीं जाएगी। तो एमएसपी तो है अभी। फायदा क्या है? इस कानून को क्यों लाया गया है? किसानों को क्या फायदा है इस कानून से? जब उनसे ये बार बार पूछो तो सारे लोग एक ही बात बोलते हैं, कहते हैं जी अब किसान मंडी के बाहर देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। मंडी के बाहर आधे दाम मिल रहे हैं फसल के। बिहार में मंडी नहीं है, 800 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिक रही है गेहूं और 1850 उसकी एमएसपी है। तो मंडी के अंदर 1850 में बिक रही है और बाहर मंडी के 800 में बिक रही है, और आप कह रहे हो किसान पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। तो यह फायदा कैसे हुआ? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप तो रोज इन लोगों के साथ डिबेट करते हो, आप मेरे को बता दो कि इसका एक फायदा किसान को क्या है। एक फायदा बता दो कि इस किसान को क्या फायदा है जो आपको इनके भाषण, मैंने इनके सबके भाषण सुने हैं, एक भी फायदा ये किसानों के हक में नहीं बता पा रहे। वो बस ये सबको रटे रटाए हैं, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी खत्म नहीं होगी, जमीन नहीं जाएगी। ये फायदा थोड़ी हुआ। वो कह रहे हैं इस कानून का नुकसान नहीं है। तो फिर कानून ला क्यों रहे हो भाई? खत्म कर दो इस कानून को। अरविंद जी, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाए यहां पर। आपने जो पूछा, इसका सबसे बड़ा, किसानों को तो बहुत सारे नुकसान है, और वो किसानों के आप वीडियो उठा के देख लो। मैं किसानों की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूं, किसानों के सारे मैंने वीडियो देखे हैं। बहुत ही सलीके से, संविधान के मुताबिक, कानून के हिसाब से किसान आपको एक एक नुकसान इसका समझा देंगे। एक चीज जो निकल के नहीं आ रही, जो जनता को समझनी चाहिए, जो आम जनता है,
कि ये कानून ना केवल किसानों के खिलाफ है, ये कानून आम आदमी के खिलाफ भी है। ज्योति जी, ये आपके खिलाफ भी है। इसमें एक कानून है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को बदल रहे हैं ये लोग। अभी तक हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे कानूनों के हिसाब से और हमारे धर्म के हिसाब से जमाखोरी को पाप माना जाता था, जमाखोरी को अपराध माना जाता था। जो आदमी जमाखोरी करता था उसको कहते थे गंदा आदमी है, पापी आदमी है। अब इन कानूनों में इन्होंने कर दिया कि जमाखोरी अलाउड है। अब जमाखोरी कर सकते हो और कितनी भी जमाखोरी कर सकते हो तुम। तो आप सोच सकते हो महंगाई कितनी बढ़ेगी। इस कानून में लिखा है कि अगर जमाखोरी अलाउड होगी, और तब तक अलाउड होगी जब तक एक साल में किसी भी चीज के दाम दुगने ना हो जाएं। तो एक साल में किसी भी महंगाई को दुगना करने का एक तरह से इस कानून में सर्टिफिकेट है। तो मान लो आज गेहूं 10 रुपए किलो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 10 रुपए किलो है। इस साल एक साल में वो 20 रुपए किलो होना अलाउड होगी, अगले साल में वो 40 रुपए किलो अलाउड होगी, अगले साल में 80 किलो। 4 साल के अंदर 160 रुपए किलो गेहूं हो जाएगी और वो कानून में अलाउड होगी। ये कैसा कानून लेके आए हैं ये लोग? आम आदमी के खिलाफ है ये कानून, और इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी ज्योति जी, आप सोच भी नहीं सकते। कुछ आपने हाईलाइट किए जिसके तरीके आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो कानून है ये किसी भी तरीके से जो है आम आदमी के लिए हितैषी नहीं साबित होंगे, ना ही किसानों के लिए साबित होंगे। लेकिन यहां पर तर्क वो आता है जो दिया जा रहा है दूसरी तरफ से, कि जो किसानी है वो कोई नए क्राइसिस में तो है नहीं। किसानी तो काफी टाइम से क्राइसिस में, पंजाब में भी है, देश के और कई हिस्सों में फार्मर सुसाइड्स हो रहे हैं। काफी टाइम से एग्रीकल्चरल इनपुट्स की कॉस्ट को लेके यहां पर विवाद छिड़ता रहता है। जिस तरीके से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं उसके ऊपर विवाद छिड़ता रहता है। जिस तरीके पानी का उपयोग हो रहा है उसके ऊपर विवाद छिड़ता रहता है। तो यहां पर बात यह आ रही है कि जो बीजेपी का तर्क है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसानी को मॉडर्नाइज और आगे और अगली वेव की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन और मंडीकरण का जब सिस्टम के पास एडिशनल ऑप्शंस आएंगी, आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगी, आप डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। आप ये जो व्हीट पैडी का साइकिल, जो कनक चोने का साइकिल पंजाब में चल रहा है, उससे निकलकर आप और चीजों की तरफ जा पाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम किसानी को अगले दौर की तरफ लेकर जाएं, नहीं तो ये इसी साइकिल में चलती रहेगी और ये साइकिल अल्टीमेटली कभी ना कभी तो इस साइकिल को खत्म होना पड़ेगा। तो वहां पर यह बात आ जाती है कि क्या ये जो तरीका लिया गया ये सही तरीका था कि नहीं, क्या ये सोच सही है कि नहीं, क्या इसकी इंप्लीमेंटेशन गलत हो गई, आप इसको कैसे देखते हैं? एक ही चीज चाहिए किसानी में आज, किसान को अपनी फसलों का पूरा दाम। ये जो इतनी बड़ी बड़ी अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं ना, ये केंद्र सरकार वाले बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आज अगर किसान, स्वामीनाथन रिपोर्ट ये कहती है कि अगर 800 रुपए किसान की लागत है तो 50% ज्यादा 1200 रुपए उसको मिलने चाहिए। एमएसपी के ऊपर अगर केंद्र सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से 50% एक्स्ट्रा प्रॉफिट देके उसको एमएसपी पे 100% फसलें उठाने की शर्तिया गारंटी दे दे, बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। ये करने को तैयार नहीं है वो बेसिकली ये पूरा का पूरा कानून किसानी को, खेती को बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंपने का पूरा खाका तैयार किया गया है। इस कानून से किसान को फायदा नहीं है, किसान को नुकसान ही नुकसान है। कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा है इस कानून से, और उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे कानून लाए गए हैं। क्या मजबूरी है केंद्र सरकार की कि उन पूंजीपतियों के आगे केंद्र सरकार घुटने टेके हुए है? मेरी समझ के बाहर है। केजरीवाल जी, ये भी आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि पूंजीपतियों के लिए ये सारे कानून बनाए गए हैं। अगर हम पूंजीपतियों की बात करें तो अगर आप ये कह रहे हैं कि कुछ चंद पूंजीपति हैं, क्या हम ये मान के चलें कि प्राइवेटाइजेशन होनी नहीं चाहिए? किसी भी तरीके से खेती के अंदर किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी निवेश नहीं होना चाहिए, इसमें कोई तकनीकी प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं? हम इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर पाएं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट आ सकती है, किस तरीके की नहीं आ सकती? क्या हम प्राइवेटाइजेशन के टोटली खिलाफ हैं कि खेती में किसी तरीके की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो खेती उसी साइकिल में चलती रहेगी? ये तर्क बीजेपी का भी है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? हमारे देश का मकसद क्या है? हमारे देश का मकसद कॉर्पोरेट प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन तो अभी भी है, ये जितने किसान हैं ये प्राइवेट ही हैं सारे के सारे। कोई सरकार तो खेती कर नहीं रही, सरकारी खेती थोड़ी है, प्राइवेट खेती है। तो प्राइवेटाइजेशन तो आज भी है।
कॉर्पोरेटाइजेशन की बात कर रहे हैं आप कि क्या खेती को कॉर्पोरेट्स को दे दिया जाए? आपका मकसद क्या है? इस देश का मकसद क्या है? मेरा मकसद यह है कि हमारे देश के करोड़ों किसानों को प्रॉस्पेरस बनाया जाए, उनके हाथ में ज्यादा इनकम दी जाए। करोड़ों किसानों को, जो आज करोड़ों किसान खेती कर रहे हैं, उन करोड़ों किसानों के हाथ में ज्यादा इनकम देना, यह मेरा मकसद है। उनके हाथ में ज्यादा इनकम देंगे तो प्रधानमंत्री जी को हर 3 महीने में 2,000 रुपए उनके अकाउंट में नहीं डालने पड़ेंगे। किसान समृद्ध होंगे, किसानों के घर में खुशहाली आएगी, किसानों को लोन लेना नहीं पड़ेगा, किसान अपनी खेती खुद कर पाएंगे। मेरा मकसद यह है जी। कुछ लोगों का मकसद है कि किसानों की सारी खेती छीन के चंद पूंजीपतियों को दे दी जाए। तो ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या आप इन पूंजीपतियों को खेती देने के खिलाफ हैं? हां, मैं चंद पूंजीपतियों को खेती देने के खिलाफ हूं। इस देश का मकसद होना चाहिए हमारे करोड़ों किसानों को एमएसपी की गारंटी देके, अच्छी एमएसपी की गारंटी देके, सही दाम देके हमारे किसानों को समृद्ध किया जाए, और इतना समृद्ध किया जाए कि हर किसान का बच्चा बड़ा हो कि यह कहे कि मैं भी किसान बनूंगा। आज कोई किसान का बच्चा किसान किस लिए नहीं बनना चाहता? इसलिए नहीं बनना चाहता, किसान को गरीबी में जीना पड़ता है। अभी जैसे आपने फिर से एम्फेसाइज किया, आपने इस बात के ऊपर फिर जोर डाला कि ये प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन की बात है। जो हमने एक चीज देखी, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, सबसे बड़ी जो यहां पर समस्या आ रही है और जो किसानों को सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको यह लग रहा है कि आगे चल के प्रॉब्लम आएंगी, अगले टाइम पे प्रॉब्लम आएंगी। अगर हम उसकी बात करें तो क्या आज की रियलिटी किसी तरीके से हमारे को कोई इंडिकेशन दे रही है कि कोई प्रॉब्लम है या आगे आएगी? क्योंकि अगर हम ऐसे भविष्य की बात करें जो अभी है नहीं, यहां पर बीजेपी का यह कहना है कि कहां प्रॉब्लम आई, हमने जो कुछ किया उसमें कोई प्रॉब्लम आई, अगले आप 1-2 साल इसको ट्राई करें, अगर आपको प्रॉब्लम नजर आई तो आप बताएं। अगर इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आई तो क्या हम जिसको कहते हैं हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो आ सकती है, और उसी के बेसिस पर इतना बड़ा यहां पर जो इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है, या इस वक्त जमीनी हकीकत में कोई प्रॉब्लम है? आप मेरे को यह बता दो, इस कानून का फायदा क्या है? क्यों लाया गया यह कानून? बीजेपी का यह तर्क है कि हम इस कानून को इसलिए लेकर आए कि हम ये चाहते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन या जो भी हम जो जिस तरीके से हम मंडी को दूसरी तरफ लेकर जाने चाह रहे हैं कि ऑप्शंस खुल जाएं, एडिशनल ऑप्शंस आ जाएं और खेती को हम मॉडर्नाइज कर सकें और खेती को आगे लेकर जा सकें। कैसे? जैसे इसी एक आर्ग्यूमेंट को ले लेते हैं ना, जो वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। आप जैसे कह रहे हो कि नुकसान नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये बीजेपी का तर्क है। तो फायदा, हां, फायदा क्या है? कानून अगर लाया गया, इतने बड़े बड़े नेता खड़े होके पूरे देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फायदा एक भी नहीं बता पा रहे इस कानून का। एक ही फायदा बता रहे हैं जी, किसान मंडी के बाहर बेच पाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि बिहार के किसान को आज 800 रुपए मिल रहे हैं, आप मेरे को बता दो वो कहां जाके, मेरा बिहार का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान पूरे देश में कहां जाके बेचे? आज एमएसपी 1850 रुपए है कि उसको 1850 रुपए से ज्यादा का दाम मिल जाए? मेरे को बता दो आप अभी। मेरे इस इंटरव्यू के बाद 2-4 बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को फोन कर लेना आप और उनसे पूछना कि भाई साहब, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान को 800 रुपए क्विंटल का भाव मिल रहा है, 1850 आपकी एमएसपी है। अब आप इतना बढ़िया कानून ले आए, इस बढ़िया कानून से अब यह बता दो कि वो हमारा किसान, यूपी का और बिहार का किसान कहां जाके बेचे कि उसको 1850 से ज्यादा रेट मिल जाए? बता दो आप। जैसा आप कह रहे हैं, तो वही फायदा क्या? पंजाब के किसान भी वही तर्क ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर बिहार में इस तरीके से एमएसपी मिल रहा होता तो जो बिहार के लोग हैं वो यहां पर आके शायद पंजाब के खेतों में काम ना कर रहे होते। ये पंजाब के किसानों का भी तर्क है। लेकिन आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बोला, आपने एमएसपी की बात की कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। जो नरेंद्र तोमर जी ने जो चिट्ठी लिखी थी किसानों को, उसमें उन्होंने 2 कॉलम भी बनाए। एक कॉलम बनाया उन्होंने झूठ का और एक कॉलम बनाया उन्होंने सच का। जो झूठ वाला कॉलम था उसमें उन्होंने लिखा कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है, एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं। फिर उन्होंने सच वाले कॉलम पे लिखा एमएसपी सिस्टम जारी है, जारी रहेगा, एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी, एपीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर हैं। तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी ये जो शंका है, ये शंका जो है ये बेबुनियाद है, और उन्होंने कहा कि सच ये है जो उन्होंने लिख कर दिया। इसके बावजूद इस वक्त जो आपने जो पॉइंट उठाया, आपने कहा कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, और आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ वीट और पैडी पे नहीं और चीजों पे भी गारंटी दी जाए। क्या मैं सही समझ रहा हूं? बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि ये किसानों को, जो मैंने सुना है, सही जवाब तो किसान ही देंगे, लेकिन जो किसान चाहते हैं भाई इसको कानून में क्यों नहीं डाल देते आप? अगर आपकी मंशा सही है, किसान कह रहे हैं भाई अभी तो आप मुंह जुबानी बोल रहे हो,
मुंह जुबानी की बजाय आप इसको कानून में डाल दो, कल कोई और सरकार आ जाए, परसों कोई और सरकार आ जाए, ये सबके लिए बाइंडिंग हो जाएगा ना। बिल्कुल, अगर आप यहीं पर कानून बात में आती है कि क्या एमएसपी को बाइंडिंग किया जा सकता है, क्योंकि आप जैसे आपका बैकग्राउंड भी रहा है ऑफिशियल, आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे हैं, कि क्या इसको लीगली बाइंडिंग किया जा सकता है और उसको मेंटेन किया जा सकता है, और क्या इस देश के पास इकोनॉमिक सामर्थ्य है कि आप एमएसपी कंटिन्यू करके रखें और आप प्रोक्योरमेंट भी जारी करके रखें? क्या इसको लीगली अगर एनफोर्स कर दिया गया तो किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? क्या ऐसा आपको लगता है? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं कर रहे, लीगली एनफोर्स, दोनों में विरोधाभास है। वो ये कह रहे हैं कि जो चीज हो रही थी वो चलती रहेगी, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम इसको लीगली एनफोर्स कर दें, वो हम नहीं करेंगे। उनका उस पर तर्क ये है कि उससे ये होगा कि एक फ्रीजिंग इंपैक्ट हो जाएगा। अगर 1800 आपने फ्रीज कर दी कि लीगली बाइंडिंग एमएसपी 1800 है, कोई सर्कमस्टांस पैदा हुआ जिसमें कोई किसान बेचना चाहे 1500 में, तो जो आड़ती है या जो ट्रेडर है वो उसे खरीदेगा ही नहीं, कि मेरे ऊपर लीगल एक्शन ना हो जाए कि मैंने 1500 में ले ली 1800 जो लीगली बाइंडिंग प्रोविजन है उसमें। तो उनका तर्क ये है कि इसलिए हम इसको लीगली बाइंडिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज एमएसपी पे चल रही थी वो एमएसपी वैसे ही चलती रहेगी। आपने जवाब दे दिया। फिर कल को ये कहेंगे भाई लीगली बाइंडिंग नहीं है इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल कल खत्म हो जाएगी। किसान यही तो कह रहे हैं कि कल ये खत्म होने वाली है एमएसपी, किसानों का यही तो तर्क है। जी बिल्कुल। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं ज्योति जी, आज केंद्र सरकार एक तरह से सबके विक्टिमाइजेशन के ऊपर क्यों लगी हुई है जो किसानों के साथ खड़े हैं? इन लोगों ने हमसे जेल मांगी। इन्होंने कहा कि आपके 9 स्टेडियम हैं। जिस दिन किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, इन्होंने पूरा प्लान बनाया था कि जैसे ही किसान दिल्ली के पास आएंगे हम इनको पकड़ के और स्टेडियम में डाल देंगे, स्टेडियम को जेल बना दिया जाए। इन्होंने हमसे परमिशन मांगी, मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला इन लोगों ने, बहुत फोन आए कि ये 9 स्टेडियम दिल्ली के बड़े बड़े स्टेडियम है, इनको जेल बनाने दो और किसानों को सबको इस जेल में डाल देंगे। हमने परमिशन नहीं दी, क्योंकि मैं तो खुद आंदोलन से निकला हुआ हूं और इन स्टेडियम में जेल में मैं खुद रह चुका हूं, मेरे को पता है कि क्या करते हैं ये लोग। हमने इनको जेल नहीं बनने दिया। नहीं, आपको उसके बाद मेरी सारी बताया कि आपको कई सारे फोरा है, आपके ऊपर काफी दबाव डाला गया। आपको क्या लग रहा था क्या होगा अगर आप एग्री कर जाते? क्या होता अगर आप वो हमारे को डिस्क्राइब कर सकें? इन सारे किसानों को पकड़ के इनमें स्टेडियम में बंद कर देते, फिर पड़े रहते किसान पड़े रहते इन जेलों के अंदर, इन स्टेडियम के अंदर। मैं भी रहा हूं अन्ना आंदोलन के टाइम में, इन स्टेडियम के अंदर मैं खुद भी रहा हूं, हमारी पार्टी के। तो अब उसके बाद हमने अपनी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को मैंने कहा वहां पे जाओ, राजनीति बिल्कुल नहीं करोगे, चाहे कोई कांग्रेस का है, चाहे अकाली दल का है, चाहे किसी भी पार्टी का है, सबके साथ मिलकर सबकी सेवा करो, कोई टोपी नहीं, कोई झंडा नहीं। हमारे सारे कार्यकर्ता सुबह शाम वहां पे पानी की सप्लाई, टॉयलेट्स की सफाई, खाने पीने का, जो भी, मैं ये नहीं कह रहा हम ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हमारा भी उसमें थोड़ा सा योगदान है। सेवादार की तरह मैं खुद भी जाके सेवा की, हमारे लोग भी सेवा कर रहे हैं। इसकी वजह से ये लोग इतने नाराज हो गए हमसे, इतने नाराज हो गए, इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 2 दिन के लिए नजरबंद कर दिया। सुना है कभी आपने सिटिंग मुख्यमंत्री को नजरबंद करते हुए? मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर यही था कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। आज किसी को तो देश के किसानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा ना। उसके बाद इन्होंने मनीष सिसोदिया, कैसे इन्होंने आपको नजरबंद किया? अगर आप कहें कि आपको नजरबंद कर दिया गया, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में बताएं कैसे किया इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के अपने लोग भेज के, सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके घर के अंदर लोग घुस गए, ड्राइंग रूम के अंदर उनके लोग घुस गए। कौन? मैं जनता की समझ के लिए बता दूं कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, दिल्ली पुलिस को हम आदेश नहीं दे सकते। तो दिल्ली पुलिस की मदद से इन लोगों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर ये लोग घुस गए, उनके ड्राइंग रूम तक। उसके 2 दिन के बाद जैसे ही हमने राघव चड्ढा को पंजाब का प्रभारी डिक्लेयर किया, राघव चड्ढा के ऑफिस के अंदर जाके, दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन है राघव चड्ढा, उनके ऑफिस में जाके पूरा ऑफिस इन्होंने तहस नहस कर दिया। क्या आपने केस रजिस्टर की राजनीति है? आपने पुलिस कार्रवाई की मांग करके केस रजिस्टर किए हैं इन सारे मसलों? मांग भी की है, लिखी है, एफआईआर दर्ज हो गई है, दोनों जगह सब जगह एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, नजरअंदाज किया गया क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी एलिगेशन है कि आपको नजरअंदाज किया गया। वो कैसे किया गया? हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, फिजिकली रोका गया, घर के दरवाजे रोक दिए गए, मेरे घर के दरवाजे रोक दिए गए, मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मैं उस दिन, मेरे को याद है मंगलवार का दिन था, और जिस दिन किसानों ने कुछ ऐलान किया था कि पूरे देश में कुछ करेंगे, उस दिन मैंने प्लान बनाया था कि मैं जाके एक आम आदमी की तरह जमीन पे बैठूंगा, मेरे को कोई स्टेज वेज नहीं, और उनके घंटे भर बैठ के उनके साथ अपना समर्थन जाहिर करूंगा। मुझे बाहर नहीं निकलने दिया गया।
तो मेरा ये कहना है कि ये गंदी राजनीति है, ये असली सही राजनीति नहीं है। आज 31 दिन से 32 दिन से किसान हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, ये अपने देश के लोग हैं, इनको दुश्मन नहीं समझना चाहिए, किसानों को दुश्मन नहीं समझना चाहिए। पंजाब में आप सबसे बड़ा ओपोजिशन का दल है आपका, आम आदमी पार्टी का। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने इस सारे मसले को हैंडल किया, इस सारे विवाद को हैंडल किया, क्या आपको लगता है कि वो सही तरीका था या उसमें आपको कोई लगता है कि चीजें आपको पसंद नहीं आई? और जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल है, उन्होंने ये भी कहा, और उन्होंने जो कुछ आपके लिए शब्द यूज किए थे, उन्होंने ये कहा कि आप चुस्त चलाक हैं, आप स्नीकी लिटिल फेलो हैं, ऐसी चीजें आपके बारे में कही उन्होंने। ऐसा क्या हुआ कि उनको यह कहना पड़ा, और क्या आपको लगता है कि यहां पर जिस तरीके से इस सारी सिचुएशन को हैंडल किया गया वो ठीक हैंडल किया गया? मैं कैप्टन साहब को हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुझे नहीं पता उनकी मेरे से क्या दुश्मनी है। वो रोज खड़े होकर मेरे को गालियां देते हैं, रोज सुबह उठ के मेरे को गालियां देनी चालू करते हैं। इस समय मैं उन्हें कहना चाहता हूं, मेरे को गाली देने से क्या, ये कानून मैं नहीं लेके आया, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कानून केंद्र सरकार लेके आई है। मुझे गाली देने से फायदा नहीं होगा। इस समय मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, किसानों के साथ खड़े होकर, किसानों के साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ें और केंद्र सरकार को मनाएं कि इन कानूनों को वापस लें। उनका यह कहना कि आप अपॉर्चुनिस्ट हैं, आपको एक मौका नजर आया और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इस मौके का फायदा उठाएं। उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी है मेरे को। अगर आप अभी गालियों की लिस्ट लेके बैठेंगे तो बहुत गालियां दी है, रोज सुबह उठ के मेरे को गालियां देते हैं वो। मुझे नहीं पता उनको मेरे से क्या दुश्मनी है। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, किसानों के साथ खड़ा रहूंगा, और अगर इसके लिए मुझे किसी भी तरह की कुर्बानी करनी पड़ेगी। हम ऑलरेडी बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें चारों तरफ से अटैक किया जा रहा है, हमें चारों तरफ से विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमारी सरकार को विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमारे मंत्रियों को, विधायकों को विक्टिमाइज, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े हैं और हम किसानों के साथ अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें यकीन है किसी भी देश की फाउंडेशन किसान और जवान रखते हैं। ये जो किसान शहीद हो रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, इनके भाई देश के बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, देश के बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा कर रहे हैं। वो देख रहे हैं जब इन किसानों को गालियां दी जाती है, जब इन किसानों को आतंकवादी बोला जाता है, जब इन किसानों को देशद्रोही बोला जाता है, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता, जो बॉर्डर के ऊपर इनके भाई हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। अरविंद जी, कई हजारों की तादाद में किसान इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हैं। 29 तारीख को अगली राउंड ऑफ टॉक्स की जाएंगी किसानों की और सरकार के बीच में। किसान अड़े हुए हैं, उन्होंने अपना एक 4 पॉइंट एजेंडा दिया जिसमें उन्होंने यह कहा है कि यह कानून वापस लिए जाए। बीजेपी ने यह साफ कर दिया एक तरीके से, क्योंकि उनकी हर स्टेटमेंट अभी तक यह आई है कि यह कानून वापस नहीं होंगे। आपको जो इसमें आपत्ति है, आपको जो इसमें प्रॉब्लम है, आप आइए हमारे साथ बात करें, आप हमारे को बताएं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, और हम उसको रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि हर चीज अल्टीमेटली टेबल पे डिस्कशंस के जरिए ही सॉल्व हो सकती है और कोई तरीका नहीं है उसको रिजॉल्व करने का। क्योंकि अगर आप प्रोटेस्ट का साइज देखें तो प्रोटेस्ट का साइज नहीं डिटरमिन कर सकता कि सरकार उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करे। इसका क्योंकि इसका दूसरा लॉजिकल इन्फ्रेंस ये होगा कि अगर किसी की छोटी प्रॉब्लम है और वो इस तरीके का इकट्ठ नहीं बना पाता तो क्या उसकी प्रॉब्लम जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए साइज जो है वो नहीं डिटरमिन करेगा, लॉजिक और डिस्कशन डिटरमिन करेंगे, बातचीत से पता लगेगा कि कैसे इसको हल करना है। किसान कह रहे हैं कि कानून वापस लो, सरकार कह रही है कानून वापस नहीं लेंगे, और यहां पर बात अड़ गई आके। जितनी जत्थेबंदियां वहां पर पहुंची हुई हैं उनमें से कोई भी अब ये स्टैंड नहीं ले सकता कि ठीक है हम बातचीत करके कोई बीच का राह ले लें, चाहे वो आपस में अंदर में करें, लेकिन वो आकर बाहर ये नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस तरीके का इस वक्त जो इमोशन पंजाब की, जो यहां का जो भाव जुड़ा हुआ है इस सारी मूवमेंट के साथ, आप कैसे देखते हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए? ये जो एक डेडलॉक बन गया है, ये जो एक बेतोड़ सिचुएशन बन गई है, इसको कैसे इसका हल निकाला जा सकता है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर केंद्र सरकार मानती है कि इस कानून से देश के किसानों को कोई फायदा नहीं है, और जब से ये कानून पास हुए हैं इनके बड़े बड़े नेता भी देश को समझाने में नाकामयाब रहे हैं कि इन कानूनों से देश के किसानों को क्या फायदा है। इन कानूनों से केवल और केवल पूंजीपतियों को फायदा है। ये अब साबित हो चुका है, तो केंद्र सरकार को जिद छोड़ के किसानों की बातें मान लेनी चाहिए और इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। मेरे आखिरी 1-2 सवाल आपसे। देश ये लोग सरकारों से नहीं है, सरकारें लोगों से हैं। अगर इतने लोग देश के सड़कों के ऊपर हैं तो सरकारों को तो सुननी पड़ेगी लोगों की। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये जो सरकारें हैं ये लोगों से हैं, लोग सरकारों से नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इस जो सिचुएशन को है, जैसा आपने खुद बताया कि इतनी कड़ाके की सर्दी में किसान वहां पर हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं, ये बात का कोई हल अभी तक नजर नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये मसला जा चुका है। 26 जनवरी की परेड भी सामने आ रही है। 1-2 जत्थेबंदियों के लोगों ने यह भी कहा है कि हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, हम 26 जनवरी
की तरफ को कूच करेंगे जब वहां पर राजपथ पे परेड हो रही होगी या उससे पहले। तो ये एक कानूनी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, इसको कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि इस वक्त जो परेशानी वहां पर है हर तरीके से नजर आ रही है। पहले पंजाब में भी रही, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहां पर भी रही कि ट्रैकों को ब्लॉक कर दिया गया। इस वक्त टोल प्लाजा हरियाणा और पंजाब में सारे खोल दिए गए हैं। कई सारे एसोसिएटेड इश्यूज इसके साथ आ गए हैं। कुछ जो यहां पर निजी कंपनियां, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज किया गया, उसको बंद किया गया। कई कुछ हो रहा है यहां पर इस सारी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड। प्रोटेस्ट अपना हर कोई दिखाना चाह रहा है, लेकिन इस सारी जो आप रेमिफिकेशंस या जिस तरीके से ये फैल रहा है उसको देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कैसे इस स्थिति को कंट्रोल में लाया जाए या कैसे इसको किसी तरीके से रिजॉल्व? इसके लिए केंद्र सरकार की जिद जिम्मेदार है। केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी, केंद्र सरकार को अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी, केंद्र सरकार को अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, इस देश के लोगों की बात सुननी पड़ेगी। और अगर केंद्र सरकार इस देश के लोगों की बात सुन ले, समस्या का समाधान निकल सकता है। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन यही होगा कि अगर किसानी में तरक्की लानी हो, वो तरक्की कैसे लाई जाए? कौन से ऐसे कदम उठाए जाए कि किसानी में तरक्की सबसे इंपॉर्टेंट है एमएसपी अच्छी दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से 50% प्रॉफिट देके, और गारंटीड परचेज इंश्योर कर दो कानून में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स है। इसके अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट जो आई थी, वो रिपोर्ट बहुत सारे कंसल्टेशंस के बाद, बहुत सारे लोगों से बातचीत, स्वामीनाथन रिपोर्ट पे सबकी सहमति है, सरकारों की भी, किसानों की भी। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, उसमें सारे रिफॉर्म्स लिखे हुए हैं। इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं या वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इसको? वो सेवादार की तरह कर रहे हैं। उनको सख्त मना किया है, कोई आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेगा, कोई केजरीवाल का नाम नहीं लेगा, कोई वहां पे पार्टीबाजी नहीं करेगा। सब आम आदमी की तरह, इस देश के आम आदमी की तरह सिंगो बॉर्डर के ऊपर सेवा कर रहे हैं लोगों की। अरविंद केजरीवाल जी, न्यूज़ 18 पंजाब पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।